डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को लिखना, रिटन एविडेंस, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर किस किस चीजों का करता है? एवरीथिंग बोले तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आएगा? ऑडिट प्रोसीजर्स आएंगे और स्ट्रेटेजी भी आएगी, रिपोर्ट नहीं आएगी, फॉर्मूले जो भी उसने दिए, जजमेंट भी आएगी, जिसके जजमेंट भी आएगी। आओ एक बारी डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले पेज पे लिखी हुई है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। जो भी भाई ने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए उसका डॉक्यूमेंट करेगा। रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, जो भी चीजें उसको एविडेंस मिली, एंड द कंक्लूजन्स ऑडिटर रीच्ड, ठीक है। इन्हीं को वर्किंग पेपर्स और वर्क पेपर्स भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का, कि डॉक्यूमेंटेशन क्यों बनाता है वो, कि एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड हो फॉर द बेसिस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मैंने आपको बताया था कि कल को कोई आके ऑडिटर का गला पकड़े कि भाई फ्रॉड निकल आया, तो वो दिखा सके ना कि मेरे पास सारे एविडेंसेस है, सारे डॉक्यूमेंट्स है कि मैंने अपना काम सही से किया। तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड हो फॉर द बेसिस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और उसके पास एविडेंस हो कि ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेज एंड एप्लीकेबल लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अगले पॉइंट में भी सेम चीज बोलता है, कह रहा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से होता क्या है, एविडेंस मिलता है। एविडेंस मिलता है किस किस चीज के लिए? फॉर द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑडिटर ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए, प्लस एविडेंस मिलता है कि द ऑडिट वाज परफॉर्म्ड एंड प्लान्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेज एंड एप्लीकेबल लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मैंने तुमको डोन वाले चैप्टर में एक कहानी सुनाई थी, जब मैं आर्यन का एग्जाम्पल लिया था कि आर्यन बहाने मारता था, नया इंटर्न था, वो कुछ कुछ जाके बहाने मारता था। क्या क्या बहाने मारता था? पहले दिन तो कुछ कि मेरे को समझ ही नहीं आया, कि मेरे को समझ नहीं आया मेरे को क्या करना है, कि हम अगले दिन जाके कह रहे हैं कि मैं काम कर क्यों रहा हूँ, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरह के कुछ कुछ बहाने, या फिर ये वाला काम मुझे आता नहीं, या फिर ये वाला काम मैंने नहीं किया, उसने किया था तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, तरह तरह के बहाने मार रहा था, ठीक है। अब उसने क्या इलाज निकाला था डोन ने इसका? ऑडिट प्रोग्राम बना दिया। अब उससे क्या होगा? बहाने नहीं मारेगा। उसमें लिखा होगा कि भाई ये काम करना है, उसमें लिखा होता है कि ये काम इसलिए करना है, याद है, ठीक है। और उसमें लिखा होता है कि आपने एक काम परफॉर्म किया तो आप अपने नीचे साइन करो, ताकि पता चले कि आपने ही परफॉर्म किया। 10 जने अलग अलग काम कर रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश की जा सके। आओ नीचे पढ़ो, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो वो जो ऑडिट प्रोग्राम था वो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ही पार्ट होता है, ठीक है। असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से हम प्लान और परफॉर्म कर पाएंगे, डायरेक्ट और सुपरवाइज कर पाएंगे टीम को, ठीक है। डायरेक्ट मतलब उनके एक्शंस को डायरेक्शन दे पाएंगे कि कैसे कैसे काम करना है। एनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। हम उनसे साइन कराते हैं ऑडिट प्रोग्राम पे ताकि एंगेजमेंट टीम अकाउंटेबल करी जा सके, उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सके। रिटेनिंग ए रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू द फ्यूचर ऑडिट। डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे कोई भी ऐसी चीज आती है जो हमें लगता है कि फ्यूचर में काम आएगी तो हम उसका रिकॉर्ड बना के रखते हैं। एनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद SQC1। SQC1 मॉनिटरिंग के बारे में बताता है। क्या बताता है मॉनिटरिंग के बारे में? बताओ। कि जो हम जो भी ऑडिट करने के बाद हम उसको मॉनिटरिंग कराएंगे किसी के कि भाई ऐसे चेक करें। हाँ, ऑडिट कंप्लीट होने के बाद हम उसका रिव्यू करवाते हैं, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू, ठीक है। तो वो रिव्यू किस बेसिस पे करेगा? हमारे डॉक्यूमेंटेशन को देखेगा कि हमने सही से सब कुछ किया है। डॉक्यूमेंटेशन हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? जो भी हमने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, एविडेंस लिया और जो भी कंक्लूजन रीच किए, ठीक है। तो सामने वाला ये सारी चीजें देखता है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन देखता है, उसके बेसिस पे रिव्यू करता है एज पर SQC1। enabling the conduct of external inspection in accordance with applicable legal और regulatory other requirements। मैंने आपको बताया कि कल को कोई भी आके ऑडिटर का गला पकड़ेगा कि तूने अपना काम सही से नहीं किया, फ्रॉड निकला है, तो ऑडिटर डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, तो दैट इज थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। कोई तीसरी पार्टी आके कह दिया आपने अपना काम सही से नहीं किया, तो ऑडिटर कहेगा देख लो। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करेगी तो डॉक्यूमेंटेशन होंगे तो ही थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हो पाएगी। इजी, पढ़ लो इसको एक बारी।
एक बार दोबारा बताओ मेरे को, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? 3 पॉइंट्स। प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन रीच्ड। ठीक है, 2 बार और बोलेंगे। क्या क्या? प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, तेज बोला करो ना, तेज। प्रोसीजर्स परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन, कंक्लूजन रीच्ड। ठीक है, देखो नीचे क्या बोल रहा है, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। 1 मिनट, ये वाला पेज खत्म करके फिर पढ़ लेना। ये बोल रहा है कि ऑडिटर इतनी डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन बनाए कि कोई भी दूसरा एक्सपीरियंस ऑडिटर उसको देखे तो उसको पता चले क्या क्या चीजें। प्रोसीजर्स परफॉर्म, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, रिजल्ट ऑफ द प्रोसीजर्स परफॉर्म एंड एविडेंस ऑब्टेन्ड, एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी अराइज हुए थे, एंड कंक्लूजन रीच्ड, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स आए, कंक्लूजन्स रीच किए ऑडिटर ने, और जहां जहां अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाई। ये सारी चीजें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देख के कोई भी एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर पता लगा सके। पढ़ लो एक बार, यहां तक पढ़ लो आराम से, शुरू से लेके यहां तक। जब हो जाए तो बता देना एक बार। सर हु परफॉर्म में ऑडिटर अपना ही नाम लिखेगा? ये तो मैंने भी पढ़ा है नहीं वैसे। हु परफॉर्म यार आर्टिकल को करने भेजा, तो आर्टिकल बताएगा ना कि सर एंगेजमेंट टीम में 10 लोग होते हैं, ऑडिट प्रोग्राम सबको देके भेजेंगे, तो किसने लिखा वो अपने साइन करेगा, इनिशियल्स डालेगा, हु परफॉर्म्ड, और फिर आके डोन वापस देखेगा भी तो सही कि सही काम किया है क्या नहीं किया, ये सारा काम हो गया क्या नहीं, तो हु परफॉर्म्ड, हु रिव्यूड। ऐसा नहीं कि सबका काम डोन ही देखेगा या पार्टनर ही देखेगा, ऊपर उसका मैनेजर देख सकता है, कंसल्टेंट, सीनियर, कोई भी देख सकता है, तो किसने परफॉर्म किया और किसने रिव्यू किया। पढ़ लिया? ये बोलता है फर्दर, हाँ जी, ऑडिट डॉक्यूमेंट और ऑडिट प्रोग्राम से दोनों एक शीट होगी? नहीं 1 मिनट रुक जाओ, ये वाला सवाल अभी जस्ट 1 मिनट में एड्रेस करता हूँ। ये लास्ट की 3 लाइनें पढ़ो। फर्दर इन डॉक्यूमेंटिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, द ऑडिटर शैल रिकॉर्ड आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर टेस्टेड। इसका क्या मतलब है स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर टेस्टेड का? सोचो, ये मैंने पढ़ा रखा है तुम्हें। ऑडिटर क्या क्या टेस्ट करता है स्पेसिफिकली? सोचो, वो तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स होते हैं। टेस्ट क्या करता है सोचो मैडम? असर्शंस पढ़ी थी। स्पेसिफिकली इन्वेंट्री को लेके कौन सी असर्शंस टेस्ट करी, स्पेसिफिकली कैश को लेके कौन सी असर्शंस टेस्ट करी,
ये चीज़ें भी ऑडिट में डॉक्यूमेंट करें। हु परफॉर्म समझ में आ गया कि किसने परफॉर्म किया और किसने रिव्यू किया। ठीक है, एक बार नीचे आ जाओ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, नेक्स्ट पेज पे दिख रहा है। देखो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन का सिंपल सा मतलब है रिटर्न रिकॉर्ड, उसमें ऑडिट प्रोग्राम भी इंक्लूड होगा, जो जो उसने एनालिसिस करे वो इंक्लूड होंगे, जो जो इश्यूज अराइज हुए उनका एक मेमोरेंडम बना के इंक्लूड करेगा, समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स की इन चीज़ों पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया, लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, हमने थर्ड पार्टी से कोई कंफर्मेशन ली कि सर आपका डेट इतना ही है। दूसरा, हमने मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ली कि आप यहाँ पर लिखा हुआ बैंक में एफडी इतने की है तो आप मेरे को रिप्रेजेंटेशन दे दो कि बैंक में एफडी इतने की ही है। ठीक है, चेकलिस्ट जो भी हमने बनाई कि ये काम कर दिया, कॉरेस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग ईमेल कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स, हमने किसी से ईमेल करके कुछ डिटेल्स ली तो वो सारी चीज़ें हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड हो जाएंगी और यही सारी चीज़ें हम अपनी ऑडिट फाइल में डालेंगे। ठीक है, आपका डाउट सॉल्व हो गया कि ऑडिट प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सिर्फ प्रोग्राम इज नॉट डॉक्यूमेंटेशन, इज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, बाकी सारी चीज़ें भी आती हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस और लेटर ऑफ कंफर्मेशन तो एक बात नहीं है। कॉरेस्पॉन्डेंस में ईमेल आ गया और लेटर ऑफ कंफर्मेशन में हमने लिख के भेजी चिट्ठी, उसने वापस दे दी, सेम सी चीजें हैं। द ऑडिटर में इंक्लूड कॉपीज ऑफ द एंटिटीज रिकॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल सिग्निफिकेंट एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एंटिटी का कोई रिकॉर्ड, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया एंटिटी ने, कोई सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट किया है, तो वो चीज़ें भी अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ऑडिटर डाल देगा ताकि दिखाने के लिए कि हमने चेक कर लिया इस अग्रीमेंट के हिसाब से यही होना चाहिए था। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये बात कोई मेरे को समझा सकता है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑडिट डॉक्यूमेंट में तो ऑडिटर अपनी फाइंडिंग्स लिखेगा ना, एंटिटी तो अपनी रिकॉर्ड बनाएगी सारे साल की, जिसको देख के ऑडिटर अपनी फाइंडिंग्स लिखेगा, तो वो उसका सब्स्टिट्यूट कैसे बन सकता है? आई बात समझ में किसी को? क्या बोला इसने? ये बोल रहा है कि एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अलग हैं, ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन अलग है। ऐसा नहीं कि उसने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर लिया तो आप बोलो कि उसने कर तो लिया, बार बार क्या लिखना है। एंटिटी तो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगी ही अलग से, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अलग है, दोनों एक चीज दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं। और डॉक्यूमेंटेशन में तो ये आएगा ना कि उसने कौन से सैंपल लिए, किसको टेस्ट करा। एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो वो चेक ही करेगा ना। हाँ चेक करके तो अपने उसको बनाएगा। हाँ, इन्होंने लिख रखा है स्पेसिफिकली कि इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। तो ऑब्वियस की बात नहीं करती। हाँ, वहाँ पे लिख दे इमोजी बना के ऑब्वियसली। हाँ, लिख दे लॉल, लैक ऑफ लॉजिक। भूल मत जाइए, पेपर में इतना हो गया था। ये बोल रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। द ऑडिटर नीड नॉट इंक्लूड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स ऑफ वर्किंग पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे हम लोग कभी कभी काम करते हैं रफ नोटबुक में, फिर हम फेयर नोटबुक बनाते हैं, इसी तरह से ऑडिटर ने कुछ वर्किंग पेपर बनाए, अब उसको रिप्लेस करके उसको अच्छे से प्रेजेंट करके दूसरी जगह लिख दिया, तो पिछले वाला किसी काम का नहीं है, वो होते हैं सुपरसीडेड ड्राफ्ट, जिसके ऊपर जिसको रिप्लेस कर दिया गया, तो पुराने वाले इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। नोट्स दैट रिफ्लेक्ट इनकम्प्लीट और प्रिलिमिनरी थिंकिंग, कि वो लिख के कुछ सोच रहे हैं कि इसको इस तरह से कर सकते हैं, या इनकम्प्लीट थिंकिंग है तो वो चीज़ें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेक्टेड फॉर टाइपोग्राफिकल एरर एंड अदर एरर्स, कि किसी डॉक्यूमेंट में टाइपिंग मिस्टेक होगी तो उसने दोबारा ठीक करके उसको नया लगा दिया, तो पिछले वाला इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। एंड डुप्लीकेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एक फोटो को 2 बार लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये भी ऑब्वियस सी बातें थी, इस सारे चैप्टर में ऐसा ही है। अब आपको पता चल गया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आता है। इस पेज में सबसे टॉप पे आ जाते हैं द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट, क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट करेगा। डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विद TCWG मैनेजमेंट एंड अदर्स, जो भी उसने सिग्निफिकेंट चीज़ों के बारे में बात करी, इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस्ड व्हेन एंड विद whom डिस्कशंस टुक प्लेस, कि क्या बातें करी, किसके साथ बातें करी और कब करी, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करेगा। कैसे करता है डॉक्यूमेंट, क्या बनाते हैं मीटिंग्स के बाद?
मिनट्स के थ्रू डॉक्यूमेंट करेगा, ठीक है। मिनट्स वो डॉक्यूमेंट करता जाएगा, साथ साथ फिर मैनेजमेंट को भेज भी देता है अप्रूवल के लिए कि अगर आप इससे सहमत हो तो यस का रिप्लाई कर दो या फिर इस तरह से अपनी अप्रूवल दे दो इस पर। हाँ नहीं, वो बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स बनाता है, ऑडिटर अपने डिस्कशन के मिनट्स बनाएगा ताकि कल को उसके पास प्रूफ रहे कि इनने भाई यही बोला था, ठीक है। तो वर्किंग पेपर नहीं कह सकते उसे, मिनट्स ही कहना पड़ेगा। मिनट्स को तो मिनट्स ही कहेगा ना। वर्किंग पेपर में भी तो अपनी ये बात लिख सकता है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करेगा वो ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स हो जाते हैं। मिनट्स में वर्किंग पेपर ही हो जाए। हाँ, मिनट्स इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और पूरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हम उसका वर्किंग पेपर भी कह सकते हैं। If the auditor identified information that is inconsistent with the auditor's final conclusion regarding a significant matter, the auditor shall document how auditor addressed the inconsistency. अगर उसको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि इनकंसिस्टेंट है बाकी एविडेंसेस के साथ या फिर उसके कंक्लूजन के साथ, ऑडिटर कह रहा है कि सेल्स एकदम सही है लेकिन उसमें उसको कोई ऐसी एंट्री मिलती है जहां पर गड़बड़ी है, तो फिर ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि उसमें गड़बड़ी क्यों है। अब मैनेजमेंट या तो उसका जेन्युइन रीजन देगी या फिर बेकार का रीजन देगी, तो जो भी उसने रीजन लिया और अपने कंक्लूजन पे पहुंचा उसको भी डॉक्यूमेंट करेगा कि इस वजह से ये इनकंसिस्टेंट थी। पढ़ लो इसको एक बारी। यार इनको बोल देते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को वर्किंग पेपर। वैसे वर्किंग पेपर्स अगर आप डिटेल में जाना चाहो तो अलग अलग भी होते हैं। वर्किंग पेपर्स में क्या होता है कि ऑडिटर सब कुछ लिखता है, अपनी प्रोसीजर्स किस तरह से, अपनी थिंकिंग भी लिख देता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को और वर्किंग पेपर को। पढ़े, आगे पढ़े। ये बोलता है फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स, कि आपको कितना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करना है, कितनी एक्सटेंट में करना है, कितनी डिटेल में करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। अब ये सारे फैक्टर्स मैं एक एक करके बोलूँ और आप लोग मुझे बताओगे। सबसे पहला, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। बताओ, एंटिटी अगर बड़ी होगी और एंटिटी छोटी होगी तो उससे डॉक्यूमेंटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। एंटिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी सब्सिडरीज है, एंटिटी के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस है, फॉरेन में ऑपरेशंस हैं, तो अलग अलग तरह की डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड, ये डॉक्यूमेंट करता है ऑडिटर, ठीक है। आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, अगर रिस्क ज़्यादा होंगे तो डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, अगर कोई ऐसा ऑडिट एविडेंस है जिससे बहुत सारी असर्शन सेटिस्फाई हो रही है, जो एक बहुत ही मटेरियल रिस्क को एलिमिनेट कर रहा है, तो उसको वो डिटेल में डॉक्यूमेंट करेगा, उसके ज़्यादा एविडेंसेस लेगा। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, कि कहाँ कहाँ पर उसको एक्सेप्शंस मिली, वो सारी चीज़ें भी वो डॉक्यूमेंट करेगा। द नीड टू डॉक्यूमेंट ए कंक्लूजन और द बेसिस फॉर ए कंक्लूजन नीड नॉट रेडिली डिटर्मिनेबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क परफॉर्म और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। ये बोल रहा है कि हमें कुछ इनकंसिस्टेंसी मिल रही है, ऑडिटर ने डिटेल में चेकिंग करी और एक कंक्लूजन पे पहुंचा, ठीक है। अब सामने वाला बंदा एकदम से देख के पता नहीं लगा पाएगा कि वो ऑडिटर इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा। तो अगर कोई ऐसा कंक्लूजन है जो अलग दिख रहा है एविडेंस से, सामने सामने से, तो वो डिटेल में उसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करें। देखो, आप कह रहे हो सेल्स में सब कुछ सही है, ठीक है, लेकिन सेल्स को देख के ऐसा लग रहा है कि यार कुछ कुछ गड़बड़ लग रही है, एकदम से ऊपर नीचे डिप मार रहा है, ठीक है। तो अब सामने वाला बंदा देखेगा कि सेल्स की फिगर सही नहीं है लेकिन कंक्लूजन सही लिखा हुआ है कि सब कुछ सही। वो बोलता है कि ऑडिटर ने डिटेल में चेकिंग करी होगी, तो इन चीज़ों की नीड को भी आइडेंटिफाई करे कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो ऊपर से अलग दिख रही है और अंदर से अलग है, तो वो कंक्लूजन तक कैसे पहुंचा, उस चीज़ को भी डॉक्यूमेंट करे।
ठीक है। एंड लास्ट में ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज, कि क्या मेथड्स अपनाए, क्या टूल्स यूज किए ऑडिट करते टाइम। तो ये सारे पब्लिक के लिए भी फिर क्या फायदा, हमें कैसे पता चलेगा? तुम्हें क्यों पता करना है? अगर हमने कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह देखी, सेल्स हमें ऐसा ऊपर नीचे दिख रही है और उसने हमें इशू नहीं कर रखे, ऑडिट रिपोर्ट कर रहा है सही है, सेल्स थोड़ी दिखाएगा तेरे को। P&L में अगर हो तो सेल्स ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में तो लिखेगा ना कि सेल्स ठीक है। हाँ। डॉक्यूमेंट तो ऑडिटर को बचाने के लिए है ना, उसकी वर्किंग तो ऑडिटर पे कोई हाथ ना हो। बट स्टेक होल्डर्स को तो फिर भी नहीं पता चला ना कि क्यों इतनी फ्लक्चुएशन है। देखो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का अभी ये वैसे टॉपिक आगे आएगा कि क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सबके लिए होती है, क्या कोई भी ऑडिटर से मांग सकता है? तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ ऑडिटर के लिए होती है, उसकी मर्जी है वो किसी को दिखाना चाहिए या ना दिखाना चाहिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर है, वो ऑडिटर से रिक्वेस्ट करता है कि सर आप प्लीज दिखा दीजिए, मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे डाउट है, तो ऑडिटर की डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो दिखा सकता है कि सर देखो मैंने ये प्रोसीजर्स परफॉर्म किए और मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा। उसकी मर्जी है, जबरदस्ती नहीं है कि ऑडिटर से मांगे जाएंगे तो वो दिखाएगा। ठीक है, सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सारे रिकॉर्ड्स, एविडेंसेस ऑडिटर अपने पास ही रखता है। क्यों रखता है अपने पास, ये भी मैंने आपको SQC 1 में बताया था। अब आप मुझे बताओगे, याद करो, दो मैंने आपको रीजंस दिए थे। ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स बचाने के लिए, मतलब हाँ, एक तो ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स पता नहीं उसका वर्ड क्या था, क्या वर्ड था? हाँ, याद करो, याद करो, सोचो सोचो सोचो। ये वो वाला शब्द है जो तूने मुझसे पूछा था और मैंने तेरे को अगले दिन आके बताया था डिटेल में। मैं पढ़ाई देता हूँ ये वाला, सोचो 1 मिनट, क्या वर्ड था? ये भी अगले दिन बताएगा। नहीं नहीं, अभी बताएगा। कहाँ गया, कहाँ गया? किसी को याद नहीं आ रहा? देखो लास्ट पेज पे आओ, सबसे लास्ट पेज पे, ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। SQC 1 में मैंने आपको ये पढ़ाया था। SQC 1 प्रोवाइड्स दैट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सारी ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। ही में एट हिज डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी से, मेक पोर्शंस ऑफ और एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू क्लाइंट्स प्रोवाइडेड सच डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड इन केस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर और हिज पर्सनल। ये दो शब्द थे जो मैंने आपको बताए थे। अब इसको आप मेरे को डिटेल में एक्सप्लेन कर दो प्लीज। अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म का क्या मतलब है? बताओ मैडम, आपको भी पढ़ाया था ये मैंने। आ गया मैडम का अपने पर्ची उठाने का टाइम। मैंने तुमको ये बताया था कि एंटिटी ने एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करी, आर्म्स लेंथ प्राइस पे करी, जितने प्राइस पे कस्टमर को देती है उतने प्राइस पे करी, और वो डिस्क्लोज नहीं करी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ठीक है, उस पर कोई गलत इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, और ना डिस्क्लोज करने की वजह से भी कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन करनी चाहिए थी। ऑडिटर ने एंटिटी को बता दिया कि सर आप इसको क्या कहते हैं, डिस्क्लोज कर दो। अब अगर ये खबर मार्केट में फैल जाएगी तो कॉम्पिटिटर आगे सबसे पहले क्या बताएगा टीवी पे कि देखो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज नहीं करते। हालांकि मैनेजमेंट ने कुछ गलत नहीं भी किया तो भी कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी, कंपनी का स्टॉक प्राइस गिर जाएगा। हम काम किसके लिए करते हैं? इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के लिए, उनका कॉन्फिडेंस ही गिर जाएगा। तो जो काम आप करने निकले थे, जो काम सही भी था, आपने अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिवील करके उस काम को उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये होती है अंडरमाइनिंग द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। अब दूसरी बात, कंपनी का स्टॉक प्राइस इमेज तो गिरेगी ही, प्लस में ऑडिटर पे भी उंगली आएगी कि भाई ये सही से रिपोर्ट नहीं करता, जबकि ऑडिटर की कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि उसमें रिपोर्ट करने की कोई खास जरूरत भी नहीं थी, मिसस्टेटमेंट थी भी नहीं, आर्म्स लेंथ प्राइस पे किया था जैसे बाकी कस्टमर्स को वैसे रिलेटेड पार्टी को। तो यहां पर ऑडिटर के ऊपर से भी विश्वास हट जाएगा। तो दिस इज अंडरमाइनिंग द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। एंड सेकेंड, इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भी शेयर ना करे
हर किसी को दिखा दिखा के कि उसकी इंडिपेंडेंस पे ही शक आने लग जाए कि भाई मैनेजमेंट के साथ ही मिला हुआ है, सारे वर्किंग पेपर मैनेजमेंट को दिखा देता है। एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि आपने पकड़ा एक लूप होल, अभी तक कंपनी में उस लूप होल की वजह से कोई फ्रॉड नहीं, लेकिन आपने ऑडिट करी, आपने इंटरनल कंट्रोल्स टेस्ट किए और आपको पता चल गया। आपने बता दिया तो वो उसका वो निकालने के हाँ। बताए तो अगर ऑडिटर मैनेजमेंट को ये बताएगा कि सर आपके यहाँ पे लूप होल है, आप प्लीज इनको टेस्ट कराए कंट्रोल्स को और उसको ठीक कराए। अगर ऑडिटर ये बता दे उस डिपार्टमेंट वाले को कि सर ये लूप होल है, ऐसे ऐसे करके गड़बड़ी की जा सकती है, और भाई ने वैसे वैसे करके गड़बड़ी कर ली क्योंकि ऑडिटर ने बता दिया, तो काम कुछ और करने आए थे, हो कुछ और गया। दिस इज अंडरमाइनिंग द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है एग्जाम्पल सबको? अच्छा, दो तरह के ऑडिटर होते हैं, एक ब्रांच ऑडिटर, एक मेन ऑडिटर। तो बताओ, ब्रांच ऑडिटर क्या अपने वर्किंग पेपर्स शेयर करेगा मेन ऑडिटर के साथ? रिलायंस की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच ऑडिटर है, एक रिलायंस का मेन ऑडिटर है। क्या रिलायंस का ब्रांच ऑडिटर मेन ऑडिटर के साथ वर्किंग पेपर शेयर करेगा? ब्रांच का जिसने स्टैट्यूटरी ऑडिट किया, जैसे एसबीआई की अलग अलग बहुत बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, तो किसी ब्रांच का किसी ऑडिटर ने ऑडिट किया, किसी ब्रांच का किसी ऑडिटर ने, सबने बता दी कि भाई मेरी तरफ से ठीक है, मेरी तरफ से खराब है, सबने अपनी अपनी ओपिनियन दे दी। अब मेन ऑडिटर को मेन रिपोर्ट देनी है कंसोलिडेटेड वाइज, उनकी ओपिनियन कंसीडर करके। अब उसको लग रहा है कि यार मेरे को इसकी रिपोर्ट ठीक नहीं लगी, तो क्या वो उससे वर्किंग पेपर ले सकता है? नहीं ले सकता। सोचो। देखो, मैंने आपको समझाया कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, तो अगर वो हाँ, आईसीआई बोलता है कि भाई अगर तुम्हारे पास सीए की डिग्री है तो उसके पास भी है, ऑडिटर वो भी है, तो आप उसकी ओपिनियन पे रिलाई कर सकते हो, आप उसके वर्किंग पेपर्स डिमांड नहीं कर सकते। आप उससे पूछ लो, वो दिखाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अगर आपको फिर भी शक है तो आप जाओ ब्रांच विजिट करो, प्रोसीजर्स लगाओ और देख लो, लेकिन आप उसकी ओपिनियन पे रिलाई कर सकते हो क्योंकि उसके पास भी सेम डिग्री ऑफ लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है, सेम इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सब कुछ है। ठीक है, तो ब्रांच ऑडिटर इज नॉट लायबल कि वो जबरदस्ती दे ही दे उसको, उसकी ही प्रॉपर्टी होती है। पढ़ लें इसको आगे। इन केस ऑफ अ कंपनी द मेन ऑडिटर हैज टू कंसिडर द रिपोर्ट ऑफ द ब्रांच ऑडिटर एंड हैज द राइट टू सीक क्लैरिफिकेशन एंड विजिट ब्रांच। वो उससे क्लैरिफिकेशन मांग सकता है कि सर ये ऐसे क्यों है, विजिट कर सकता है ब्रांच को, बट कैन नॉट आस्क द कॉपी ऑफ वर्किंग पेपर्स, एंड देयरफॉर द ब्रांच ऑडिटर इज अंडर नो कंपल्शन टू गिव फोटोकॉपीज of his working paper to the principal auditor. ये तो सर आपने एग्जांपल्स बताए थे ना, अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। हाँ, इस लाइन का मीनिंग क्या है? मतलब हम काम और करना चाह रहे थे वो भी छोड़ गए। हाँ, मतलब हम जो एक्चुअली में करना चाहते हैं उसका उल्टा हो गया। हमारा काम था लूप होल्स को ठीक कराना, लेकिन उसने इस्तेमाल कर लिया फ्रॉड के लिए। हमारा काम था शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, लेकिन जबकि कंपनी की कोई गलती थी भी नहीं, उसकी वजह से शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस कम हो गया। ऑडिटर पे से भी ऑडिट काम किया जो उस पे से भी, और मैनेजमेंट से भी। सर आपने अडानी का एग्जांपल इसमें दिया था? मैडम मेरे को तो याद नहीं, मैंने किसी भी चैप्टर में आज तक अडानी का एग्जांपल दिया। क्या था कि रिपोर्ट्स उसने गलत फाइल कर दी थी, शेयर्स के प्राइस हमने गलत बताया था शायद। अडानी में अडानी का कोई एग्जांपल नहीं दिया मैडम मैंने। वैसे यही उसी का केस हुआ ना, ये कह सकते हैं। क्या केस, क्या आप मेरे को बताओ, मैं आपको बता देता हूँ। यही जो आपने कहा कि जैसे गलत रिपोर्ट फाइल कर दी तो उससे शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट हो गया। गलत रिपोर्ट किसने फाइल कर दी? ऑडिटर ने। यही था ना इसमें। रिपोर्ट का गलत फायदा उठाने की बात है। आपको ये वाले एग्जांपल समझ में आ गए जो मैंने दिए? तो इसको रखो, अडानी वाला भी कोई एग्जांपल नहीं दिया मैंने आपको। पढ़ लो यार एक बारी, फिर मेरे को बताना जब हो जाए।
जो सर आपने लूप होल वाला एग्जांपल बताया उसमें हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन छोड़ना दी उन्हें। हाँ तो हमने तो उनको बताया था ना। अगर हम दे दें, उसको पता चल जाए कि इस तरह से फ्रॉड किया जा सकता है, तो गलत होगा ना। हमने दी ही नहीं। ये बोल रहे कि आप एज एन ऑडिटर देखो कि देने के बाद कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा, उसके बाद अपनी डिस्क्रिप्शन पे शेयर करो। एट इज डिस्क्रिप्शन का मतलब ही यही है। फिर ये बोलता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर को टाइमली बेसिस पे बनानी चाहिए, टाइम टू टाइम बनानी चाहिए। क्यों? मान लो मिनट्स ऑफ मीटिंग करी उसने और मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं बनाए, फिर क्या होगा? रिकॉर्ड ही नहीं है उसके पास, बाद में बनाएगा तो गलत क्यों है? क्या पता वो कुछ भूल जाए, सिंपल सी बात है ना। मिनट्स मीटिंग जिस टाइम हो रही है उस टाइम नहीं बना रहा, बाद में कुछ भूल जाए, कम पॉइंट्स लिखे, ठीक है, तो इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। टाइम से बनाएगा तो एक और क्या फायदा होगा कि जाके रिव्यू करा सकता है किसी सीनियर बंदे से कि भाई देख सही सब कुछ किया है, कुछ मिस तो नहीं हो गया, ठीक है। इसलिए बोलते हैं टाइमली प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आपको करना चाहिए। पेज नंबर 91 पे लास्ट वाला टॉपिक। The auditor shall prepare audit documentation on a timely basis. Preparing sufficient and appropriate audit documentation on a timely basis helps to enhance the quality of audit and facilitates the effective review and evaluation of the audit evidence obtained and conclusions reached before the auditor's report is finalized. Documentation prepared after the work performed is likely to be less accurate than documentation prepared at such time of performed. पढ़े आगे। बोलता है ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल में भी डिफाइंड एज वन और मोर फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडिया इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कंटेन्स द रिकॉर्ड दैट कंप्राइज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर ए स्पेसिफिक एंगेजमेंट। जो भी हमने सारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट के टाइम पे ली, इकट्ठी करी, अब उसको एक फाइल में फोल्डर में डालेंगे तो उसको हम बोलते हैं ऑडिट फाइल। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर हो यानी कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर करें, चाहे वो फिजिकल फोल्डर के अंदर स्टोर करें कागज लगा लगा के, ठीक है। फिर बाकी का सारा तुमको आता ही है। SQC1 क्या बोलता है कि कितने दिनों में हो जानी चाहिए ऑडिट फाइल? नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट। आओ पढ़ो। द ऑडिटर शैल असेंबल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन in an audit file and complete the administrative process of assembling the final audit file on a timely basis after the date of auditor's report. SQC1 का नाम बता रखा है। फिर quality control for firms that performs audit and review of historical financial information and other assurance and related services. ये क्या बोलता है? SQC1 requires firm to establish policies and procedures for timely completion of audit files. SQC1 बोलता है कि फर्म अपनी पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाए ताकि टाइमली कंप्लीशन हो सके ऑडिट फाइल का। An appropriate time limit within which to complete assembly of audit file is ordinarily not more than 60 days after the date of auditor's report. हमने रिपोर्ट इशू कर दी, डॉक्यूमेंटेशन बना ली, अब हमें फाइल में डॉक्यूमेंट्स को लगाना है। अब एक बात बताओ, अब क्या ऑडिटर को कोई नई प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं? क्यों नहीं करने? क्योंकि अब तो रिपोर्ट बन गई, रिपोर्ट इशू कर दी, अब क्या नए प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा? तो ये बोलता है कि असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड डज नॉट इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू ऑडिट प्रोसीजर्स और ड्राइंग ऑफ न्यू कंक्लूजन्स। सिर्फ कागज को ठीक करके लगाना है, उसको डॉक्यूमेंट्स को एक जगह इकट्ठा करना है। कोई नए ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं करने, कोई नए कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं करने। सही है? पढ़ लो प्लीज एक बारी।
ऐसा हो सकता है कि उसने अपनी ओपिनियन वगैरह दे दी, अब वो फाइल्स वगैरह इकट्ठी करे तभी उसके सामने कोई एक बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया कंपनी का, नहीं हो सकता, कैसे होगा? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो उसने, यार डॉक्यूमेंटेशन तो उसने ही बनाई है ना, डॉक्यूमेंटेशन उसने ही लिखी है, उसने ही कागज इकट्ठे किए, उसके बेसिस पे ओपिनियन बनाई है। अब वो सिर्फ एक फोल्डर में अरेंज कर रहा है ऊपर नीचे करके कि इसके बाद ये, इसके बाद ये प्रोसीजर परफॉर्म किया और ये सारी चीजें कि भाई ला तेरे पास जितने डॉक्यूमेंट्स पड़े अलाउड दे, मैं फाइल में लगा दूं, बस इतना काम कर रहा है, देख भी नहीं रहा वो उनको। मतलब इसको हटाओ, अगर रिपोर्ट देने के बाद हमें सामने पता चलेगा कि fraud कैसे है। पता चलेगा? अगर आपने एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया है अपने हाथ से कि भाई ये फ्रॉड है, तो आप ऑडिट रिपोर्ट में लिखोगे ना। जब आप अपने हाथ से लिख रहे हो डॉक्यूमेंटेशन में, आपने खुद ही डॉक्यूमेंट करी है वो चीज, मतलब ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। और अगर वो भी कर रहे हैं इनहेरेंट लिमिटेशन, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस लगाओ ना। खाली बैठा हो, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, केसेस में हो सकता है। भाई कोई भी हमें गड़बड़ी मिलती है तो हम क्या करते हैं? हमें गड़बड़ी कहाँ मिलेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हम क्या करेंगे? ऑडिट प्रोसीजर्स डिटेल में लगाएंगे, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेंगे, ठीक है। हमने ऑडिट प्रोसीजर्स डिटेल में लगाए, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे, उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन बनाएंगे कि भाई यहां पर गड़बड़ है क्या नहीं है। तो जिस चीज को तुम पहले ही ध्यान से कर रहे हो, जिस चीज की तुम डिटेल में जा रहे हो, क्योंकि वहां पर कोई गलती हो सकती है, तुम डिटेल में इसलिए जा रहे हो कि गलती है क्या नहीं है। अब सेम ही डॉक्यूमेंट्स को देख के तुम बाद में कैसे कह सकते हो कि भाई गलती है, जब तुम्हें पहले नहीं पता चली तो तुम पहले ही ऑडिटर पकड़ लेगा ना उसको, बाद में तो सिर्फ वो फाइल्स को इकट्ठा कर। वो बोलता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में 60 दिन का टाइम मिलता है आपको फाइल असेंबल करने में। 60 दिन में आप क्या क्या कर सकते हो? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकते हो, जैसे कि डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन, जो चीज पहले डिस्कार्ड कर दी उसको हटा दिया। सोर्टिंग, कोलेटिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग वर्क पेपर्स, कि भाई ये वाला डॉक्यूमेंटेशन, ये वाला एविडेंस मैंने P&L की इस आइटम के लिए लिया था, ये वाला मैंने उस आइटम के लिए लिया था, ये यहां से लिंक करता है, ये वहां से लिंक करता है, ठीक है। रेंट एग्रीमेंट है, ये रेंट की इस फिगर से लिंक करता है, इस नोट से लिंक करता है। ये सारी चीजें आप क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हो। साइनिंग ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटेड टू द फाइल असेंबली प्रोसेस, एक चेकलिस्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ये चीजें तो लिखनी ही है, इंक्लूड करनी ही है, तो उस चेकलिस्ट पर टिक लगा के आप उसको साइन ऑफ कर सकते हो। एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस दैट ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड, डिस्कस्ड एंड अग्रीड विद रेलेवेंट मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। कोई ऐसा एविडेंस आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो जो आपने बातचीत करी अपनी टीम के साथ बिफोर इशूइंग ऑडिट ओपिनियन, लेकिन आपने लिखा नहीं था, अब आप उसको लिख सकते हो। फिर ये बोलता है कि जब असेंबली कंप्लीट हो जाए फाइल की, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। द ऑडिटर शैल नॉट डिलीट और डिस्कार्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एनी नेचर बिफोर द एंड ऑफ इट्स रिटेंशन पीरियड। रिटेंशन पीरियड कितना होता है? 7 ईयर्स, और 7 ईयर्स भी नहीं है, वो है नो शॉर्टर देन 7 ईयर्स, की कम से कम 7 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। पढ़ लो इस पेज को पूरा। Superseded documents means मतलब कि एक डॉक्यूमेंट को आपने रिप्लेस कर दिया। उस डॉक्यूमेंटेशन में आपने कुछ गलत लिखा, कुछ मिस्टेक हो गई, आपने उसको रिप्लेस करके ठीक करके नया वाला लगा दिया, तो आप पिछले वाले को आप हटा सकते हो। हर एक ऑडिट की केस में 60 डेज का टाइम है। हाँ, इन्होंने लिखा ऑर्डिनरली 60 डेज इज एन अप्रोप्रिएट टाइम, तो तब तक हो जाना चाहिए।
पढ़ें आगे, पढ़ लिया आर्यन? पेज नंबर 93, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। ये बोलते हैं कि आपको सिग्निफिकेंट मैटर्स तो इंक्लूड करने ही हैं। अब सिग्निफिकेंट मैटर्स कौन से हैं ये आप कैसे पता लगाओगे, उसके 3 इसने एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे कि रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, कोई ऐसे प्रोसीजर परफॉर्म किए जिससे कि आपको पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड है, तो वो एक सिग्निफिकेंट मैटर हो गया, इंपॉर्टेंट मैटर हो गया। नेक्स्ट, जिससे कि आपको पता चला अ नीड टू रिवाइज द ऑडिटर्स प्रीवियस असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू दोज असेस्ड रिस्क। इसका मतलब सोचो ना, ये तुम्हें बता रखा है, कल परसों ही तो बताया था कि अगर कंट्रोल रिस्क उसने XYZ जो भी मान लो 15% डिफाइन किया, बाद में सब्सटैंटिव प्रोसीजर करके उसको पता चला कि नहीं ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस ऐसी चीज है जिनसे पता चलता है कि जो प्रीवियस असेसमेंट थी उसको दोबारा असेस करना पड़ेगा। वो चीजें भी इंपॉर्टेंट हो गई। पढ़ो। Circumstances that cause the auditor significant difficulty in applying necessary audit procedures, जैसे ऑडिटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए थी या किसी सब्सिडरी पे कंफर्मेशन चाहिए थे, उसके अकाउंट्स को डिटेल में एग्जामिन करना था, लेकिन मैनेजमेंट ने करने नहीं दिया ड्यू टू XYZ रीजन कि सर केस चल रहा है या फिर सर इस पे रेगुलेटरी बॉडी ने सब्सिडरी पे रोक लगा रखी है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस जिनकी वजह से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना डिफिकल्ट हो गया था, वो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है, उनको भी आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करोगे। अब जैसे मेरे नोट्स में रेड कलर से वर्ड्स मार्क है, इसका क्या मतलब है? इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में कोई ऐसी चीजें लिखनी होती है जो वो चाहता है कि शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर तो जरूर ध्यान जाए ही जाए, तो वो क्या करेगा? हाईलाइट नहीं करेगा, वो एक स्पेशल पैराग्राफ बनाता है जिसका नाम होता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, EOM। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि कोई ऐसे प्रोसीजर्स उसने परफॉर्म किए जिसकी वजह से या तो उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करनी पड़ेगी। मॉडिफाई का मतलब चेंज करो। हाँ, जैसे पहले का तो बिल्कुल ठीक है, पर मॉडिफाई बिल्कुल ठीक नहीं है। मॉडिफाई मतलब ये है कि क्लियर ओपिनियन नहीं दे रहा है। सही नहीं है, हाँ, सही नहीं है। सही नहीं है। मैंने तुमको बताया था कि ऑडिटर के पास एक फॉर्मेट होता है, मैडम को तो जरूर चेक दूंगा मैं। ऑडिटर बताया, यही तो बताया तो बोले हमने कि जिस रीजन की वजह से वो क्लियर रिपोर्ट नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से उसको चेंज करना पड़ रहा है। हाँ, जिस रीजन की वजह से वो क्लीन रिपोर्ट नहीं दे पा रहा, तो वो चीजें इंक्लूड करेगा। प्लस में कोई ऐसी चीज जो उसको लगता है कि वो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड कर रहा है, वो भी इंक्लूड करेगा अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। सारी कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं ना समझने का। वही बात है। कितने नंबर का? ये EOM वाला पहले का पढ़ा था, तो हाईलाइट करके याद है 3 पढ़े ये EOM आगे आएगा। पूरा रिपीट हो रहा है तो टॉपिक का क्या कहना है भाई 8 से 12 मार्क्स के आएंगे, चैप्टर 4 प्लस चैप्टर 6 मिला के। ठीक है, चैप्टर 4 जो अभी हुआ नहीं है तुम्हारा वो अभी होगा। मतलब 3 और 6 मिला के 3 और 6 नहीं, 3 इज अ सेपरेट चैप्टर जो 8 से 12 मार्क्स का आएगा, 4 एंड 6 मिला के 8 से 12 मार्क्स के आएंगे। सिर्फ 3 8 से 12 का है। यस, इतना बड़ा है वो 3 हमारे वाली चीज है वो सिर्फ मतलब अब जैसे 4 कह रहा है तो उससे भी बड़ा है, उसके साथ ये भी मिला के 8 से 12 है, उससे तो सही है। नहीं बट 4th काफ़ी इजी है, मैं तुमको अब सुनाऊँ मतलब समझाने लगूंगा ना, उसमें कुछ है नहीं, तुम ऐसे पन्ने पर लटते जाओगे, बहुत ज़्यादा इजी है। 3rd में मैंने तुम्हें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया, हर एक कॉन्सेप्ट पर टाइम लगाया, उसमें कुछ है नहीं, उसमें सिर्फ रीडिंग का मोस्टली।
वो तो याद करने पड़ेंगे भाई। पढ़े, आगे बढ़े। हुआ नहीं? आधा पेज रह गया, अभी हो जाएगा। An important factor in determining the form, content and extent of audio documentation of significant matters is, ये बोलता है कि ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन सिग्निफिकेंट मैटर्स का करने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपने कितना प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज किया उस चीज़ को करते टाइम, तो वो चीज़ भी आपके लिए सिग्निफिकेंट मैटर हो जाती है। एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज इन परफॉर्मिंग द वर्क एंड इवेल्युएटिंग द रिजल्ट। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट्स मेड where significant serves to explain the auditor's conclusion to reinforce the quality of judgment। वो significant matters को इसीलिए रखेगा ताकि वो बता सके कि भाई मैं इस conclusion पे कैसे पहुंचा, मैंने क्या judgment लगाई और मैंने अपनी ऑडिट सही से की है, मेरी जजमेंट की क्वालिटी अच्छी है। Such matters are of particular interest। किन किन की इंटरेस्ट के होते हैं? जो बंदे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिव्यूइंग द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वो जानना चाहेगा ना कि भाई इसने क्या प्रोफेशनल जजमेंट लगाई, कैसे कंक्लूजन पे पहुंचा। एंड दोज कैरिंग आउट सब्सीक्वेंट ऑडिट्स व्हेन रिव्यूइंग मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। एग्जांपल व्हेन परफॉर्मिंग ए रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। एक तो वो लोग जो रिव्यू करेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, प्लस में कुछ लोग होते हैं जैसे कि होता है एक पीयर रिव्यू होता है कि ऑडिट फर्म अपना काम अच्छे से कर रही है या नहीं करी, उसको दूसरी फर्म आके रिव्यू करती है, तो वो भी किसी ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन, किसी ऑडिट को उठाएगी कि भाई इस फर्म ने इस फलानी कंपनी का ऑडिट किया, तो लाओ इसको देखते हैं, उससे पता लगेगा कि आप कितनी क्वालिटी से ऑडिट करते हो। रैंडम एक उठा लिया, अब वो डॉक्यूमेंटेशन देखेगी, तो उन लोगों के भी ये चीज काम आएगी कि सिग्निफिकेंट क्या प्रोफेशनल जजमेंट्स उन्होंने लगाई थी, क्या कंक्लूजन रीच किए थे, क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स थे। बिग फोर्स भी कराती है अपना ये मैंडेटरी होता है, सबको कराना ही पड़ता। तो इसके लिए अपने वर्किंग पेपर शेयर करने पड़ेंगे। हाँ, इसके लिए करने पड़ेंगे, ये तो प्रोसेस ही है ना रिव्यू करने का। तो वो रिव्यू ही किस चीज का करते हैं? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ही तो रिव्यू करते हैं। तो ये फिर कोई इशू भी होगी पब्लिक को इनकी? ये ऐसे होता है पीयर रिव्यू में कि एक सीए फर्म है, उसने ऑडिट करी, अपने वर्किंग पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट बना दी, दूसरी सीए फर्म आती है, एक उसमें से कोई भी उठाती है, और अगर उसको सब कुछ सही लगता है तो एक रिपोर्ट इशू कर देती है कि आपकी क्वालिटी सही है। अगर नहीं लगता है तो फिर वो उससे एक पूछती है कि आप बताओ कि सही हम क्यों माने कि आपकी क्वालिटी सही है। जो भी रिस्पॉन्सेज आते हैं वो अपनी रिपोर्ट उसके रिस्पॉन्सेज आईसीआई को भेजती है, फिर आईसीआई देखती है कि क्या फर्दर एक्शन लेना चाहिए उस ऑडिट फर्म के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ें फाइनल में थी पहले, अब तो वो भी हट गई हैं, तो इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस पर। जस्ट तुम ये समझ लो कि ऑडिट करने के बाद ऑडिटर का भी ऑडिट होता है, सबका नहीं होता, सब ऑडिट्स का नहीं होता, कुछ ऑडिट्स का होता है रैंडम बेसिस पे, ताकि जस्ट क्वालिटी चेक कर सके। बस 2 मिनट मैडम, पढ़ लो एक बारी। एक बार नीचे वाले पे आ जाओ, कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, अगले पेज पे। ये बोलता है कि जब ऑडिटर ऑडिट कर लेता है, डॉक्यूमेंटेशन बना लेता है, फाइल बना लेता है, तो उसके बाद एक छोटी समरी भी बना ले। द ऑडिटर में कंसीडर इट इज हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अ समरी समटाइम्स नोन एज कंप्लीशन मेमोरेंडम दैट डिस्क्राइब्स, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर उसने आइडेंटिफाई करे थे वो उस समरी में डाल दे, एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड वो उस समरी में डाल दे, ताकि इससे फैसिलिटेट हो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कि सामने वाला बंदा जो भी ऑडिट करने आया है उनकी ऑडिट का वो देख सके कि भाई ये सिग्निफिकेंट मैटर थे, इन्होंने ऐसे ऐसे कंक्लूजन रीच करे, क्या क्या काम करा, तो उससे उसको ईजी हो जाएगा, फैसिलिटेट हो जाएगा रिव्यू करना, particularly for large and complex audits. Further, the preparation of such summary may assist auditors' consideration of the significant matters. It may also help auditors to consider whether there is any individual relevant essay objective that the auditor cannot achieve that would prevent the auditor from achieving the overall objective of the auditor. जो सामने वाली फर्म है वो देख पाएगी, जो ऑडिट करने आई है, कि ये सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किया, और जिसमें कंक्लूजन गलत निकला या फिर जिसमें वो काम नहीं कर पाया अच्छे से,
क्या उसकी वजह से इस चीज पे फर्क आ रहा है कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव एसएस के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाई? बात समझ में आई? वो देखेंगे कि सिग्निफिकेंट मैटर्स ये थे, कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स या सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जिनके वजह से पूरे प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं हो पाए, तो क्या उसकी वजह से ऑडिट पे फर्क आ रहा है कि क्या वो किसी एसए के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाए या फिर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट को अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे पीयर ऑडिट के लिए हम समरी बनाते हैं। हाँ, या ऐसा पीयर ऑडिट होती है मैंडेटरी, आईसीआई कहता है कि आपको करनी पड़ेगी, लेकिन फर्म में एसक्यूसी 1 में खुद की भी तो पॉलिसीज होती हैं कि दूसरी टीम ऑडिट करेगी आपका, या फिर बड़े वाला पार्टनर छोटे वाले पार्टनर की कुछ ऑडिट्स का रिव्यू करेगा, तो उसके लिए भी होती है। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक रह गया इसके ऊपर 3 पॉइंट का, जिसमें ये बोलता है इन एरियाज में भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए जहां पर मैटर्स और जजमेंट सिग्निफिकेंट होती है, जैसे कि जहां पर रिक्वायरमेंट बोलती है कि ऑडिटर को ये वाली सर्टेन इंफॉर्मेशन और फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। लॉ एंड रेगुलेशन ने बोला कि ये फलानी चीज तो आपको कंसीडर करनी ही है, जैसे कि फेसबुक या अमेजोन के केस में डेटा प्रोटेक्शन लॉज, ठीक है, तो वो लॉ ने बोल रखा है कि ये चीज आपको ऑडिट में कंसीडर करनी है। सेकेंडली, रीजनेबलनेस ऑफ एरियाज ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट। सब्जेक्टिव जजमेंट्स क्या होती हैं? जैसे कि रिवैल्यूएशन में जजमेंट इन्वॉल्व होती है, तो उन डेप्रिसिएशन में, रिवैल्यूएशन में, तो इन एरियाज का ऑडिटर ने ऑडिट कैसे करा, ठीक है, और किस तरह से क्या अजम्पशंस लगाई, क्या चेक करा, इनका जरूर अपने सिग्निफिकेंट मैटर्स में इंक्लूड करे। प्लस ऑथेंटिसिटी ऑफ ए डॉक्यूमेंट व्हेन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडरटेकन, कि उसको लगा ऑडिट करते टाइम कि भाई डॉक्यूमेंट इन्होंने फर्जी बना के दे रखा है, तो उसने फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराई, डिटेल में गया, तो वो चीजें भी डॉक्यूमेंट करे इन सिग्निफिकेंट मैटर्स। किसी एक्सपर्ट को बुलाया, बाहर से कंफर्मेशन लिया, तो वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट करें। पढ़ लो इसको प्लीज। यहां आपका चैप्टर 6 खत्म होता है।